अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सारी अहम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। हैपनिंग के दिन है तो कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रही हैं। एक तो जनाब इमरान खान साहब ने जेल से एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है, तो इस आर्टिकल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। इस आर्टिकल को मैं आपके साथ कुछ शेयर भी करूंगी और इसके ऊपर अपना तज्जिया भी आपके साथ शेयर करूंगी। फिर उसके साथ साथ जनाब एक अहम खबर है कि फिर से इमरान खान साहब के वकला जो हैं वो खबरों में हैं और खान साहब के वकला की आज फिर ऐसा लग रहा है कि कुछ आपस में कन्फ्यूजन सी हो गई है एक मामले को लेकर के। और बैरिस्टर गौहर साहब ने आज एक ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसके साथ ही फिर शेर अफजल मरवत साहब भी आए, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। क्या दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तजाद था, क्या इख्तलाफ था, उसके ऊपर काफ़ी बात चल रही है, तो ये आपके साथ रखेंगे। कौन रॉन्ग नंबर है और कौन राइट नंबर है, तो ये शेयर करेंगे। इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब पर इलेक्शन कमीशन ने फर्द जुर्म आयद कर दी है, लेकिन मेरे ख्याल से फर्द जुर्म आयद की है इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर। कैसे और फिर उसमें क्या एक बदयांती की जा रही है मीडिया की तरफ से, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और फिर आखिर में कुछ मजीद बात करेंगे इस हवाले से भी कि जो ओवरऑल तनाजुर चल रहा है उसमें मजीद किन लोगों के कागजात मंजूर हुए, इलेक्शन अपडेट्स क्या है। तो ये काफ़ी कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात शुरू करते हैं इमरान खान साहब के आर्टिकल से। इमरान खान साहब ने बहुत ही मशहूर और मारूफ किस्म का जो एक जरीदा है, इंटरनेशनल जरीदा इकोनॉमिस्ट, उसके लिए एक आर्टिकल जेल से तहरीर किया है और ये इसमें शाया हुआ है। ये आर्टिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि इसमें इमरान खान साहब ने पिछले 2 साल का ओवरऑल एक इहाता करके एक समरी बना के हर चीज़ रिकॉर्ड पर रख दी है। इमरान खान साहब ने उसमें ये बताया कि क्यों और कैसे उनकी हुकूमत का खात्मा किया गया। उन्होंने इसमें एक दफ़ा फिर से अमेरिका का जो इसमें किरदार था उससे भी पर्दा उठाया और वजह तक बता दी कि क्यों उन्होंने चूंकि अमरीकी अड्डे देने से इनकार किया, एक आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया और इसके ऊपर स्टैंड लिया, तो इसकी वजह से अमरीकी उनसे खुश नहीं थे। और फिर उसके बाद उन्होंने इसमें उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और जनरल बाजवा का जिक्र करते हुए ये बात भी तहरीर की कि किस तरह से फिर इस्टेब्लिशमेंट ने एक पूरी सहूलतकारी की और उनकी जो हुकूमत थी उसको गिराया गया। इस हुकूमत के खात्मे के बाद जो कुछ होता रहा वो सब भी इमरान खान साहब ने इस आर्टिकल में लिखा है कि किस तरीके से आइन की धज्जियां उड़ाई गईं और असम्बलियां तहलील होने के बावजूद भी इलेक्शन नहीं करवाए गए, जो कि 90 रोज़ के अंदर आइन के ऐन मुताबिक उसका तकाजा थे। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ये भी तहरीर करते हैं कि यहीं पे इक्तफा नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद फिर मुल्क भर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ शुरू हो गईं। उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनके मेंबर्स को किस तरह से अगवा किया गया, ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गईं, उनके लोगों के घरों पर छापे मारे गए और ये सारे इवेंट्स होते चले गए। हत्ता कि इमरान खान साहब ने 9 मई के हवाले से भी बड़े वाज़ेह तौर पर लिख डाला है कि ये भी उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए एक साजिश रची गई थी और इसकी आड़ में फिर उनके ऊपर मजीद क्रैकडाउन को तेज कर दिया गया। इमरान खान साहब मजीद ये भी लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस सारे अमल में बाकायदा एक पार्टी बना हुआ है। और जब इमरान खान साहब ने इसके ऊपर क्वेश्चन किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गैर जानिबदार होना चाहिए, तो उनके ऊपर भी तौहीने इलेक्शन कमीशन का केस चला दिया गया। इमरान खान साहब अपने केसेस के हवाले से भी बताते हैं कि उनके ऊपर 200 से ज़ायद केसेस बना दिए गए हैं और उन पे मुख्तलिफ किस्म के कानूनी और गैर कानूनी किस्म के ट्रायल्स का सिलसिला जारी है। इमरान खान साहब बताते हैं कि वो वाहिद आदमी हैं जिनके तमाम तर इस वक्त केसेस जो हैं वो जेल में इन कैमरा चल रहे हैं और पब्लिक में उनकी कार्रवाई से मुताल्लिक किसी को आगाह नहीं किया जा रहा, ना ही मीडिया उनके केसेस की हियरिंग के वक्त मौजूद होता है। इमरान खान साहब ये भी बताते हैं कि अभी भी इस सारे मामले से निकलने की कोई सबील नजर नहीं आती। इमरान खान साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये तय कर चुकी है कि उनको या उनकी पार्टी को वापस इक्तदार में नहीं आने देना और इसलिए हर हरबा आजमाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस दफा जो इलेक्शन होने जा रहा है उससे पहले ही प्री पोल रिगिंग की बदतरीन मिसालें कायम हो रही हैं और उसमें इमरान खान साहब ने मेंशन किया कि किस तरह से उनके मुख्तलिफ उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीने गए और 900 से ज़्यादा लोगों के मुस्तरद कर दिए गए। और फिर वो ये भी बताते हैं कि किस तरह से उनका जो इंतखाबी निशान है उसको भी छीनने की कोशिश की जा रही है।
इमरान खान साहब ने तमाम तर चीज़ें लिखते हुए ये भी बताया है कि जो अगला इलेक्शन होने वाला है ये एक फ्रॉड किस्म का इलेक्शन है जिसके ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। इसकी क्रेडिबिलिटी पर, इसकी साख पर संजीदा किस्म के सवालात हैं और इसके नतीजे में आने वाली कोई भी गवर्नमेंट किसी भी तरह मुल्क में इस्तेहकाम नहीं ला सकेगी। इमरान खान साहब ने इस आर्टिकल में तमाम तर चीज़ें रख दी जिसमें उन्होंने लंदन प्लान का भी जिक्र कर दिया और ये भी बताया कि किस तरह से सहूलतकारी की जा रही है नवाज शरीफ साहब के लिए और उनकी नाअहली को अहलियत में बदला जा रहा है, किस तरीके से उनको एक प्लेन फील्ड दी जा रही है, उन्होंने ये सब भी जिक्र कर दिया है। और जो उनकी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही उसका सारा जो एक बयानिया है वो भी उन्होंने इस आर्टिकल में तहरीर कर दिया है। इमरान खान साहब का ये जो आर्टिकल है ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इस वक्त इसकी क्या अहमियत है, इसके हवाले से मैं अपने कुछ मुशाहिदात आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि इमरान खान साहब ने ये तमाम चीज़ें जो लिखी हैं इससे एक बात तो साबित होती है कि इमरान खान साहब कल जहाँ खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं, वो अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। बहुत से लोग ये तासुर बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब अमेरिका के साथ अब वो अपने मामला ठीक करना चाहते हैं, अमेरिका के साथ उन्होंने मामला ठीक करने के लिए माफ़ी तलाफ़ी भी कर लिया, वो दोबारा कभी अमेरिकी साजिश का जिक्र भी नहीं करेंगे। लेकिन हाल ही में आप देख सकते हैं कि साइफर केस के हवाले से भी जो वो गुफ्तगू करते हैं और जो वहाँ पर अंदर ट्रायल में भी वो कहते हैं तो उसमें भी वो बार बार जिक्र कर रहे हैं साइफर का, बल्कि वो तो ये तक कह रहे हैं कि बुलाएं आप जनरल बाजवा को भी, पूछें उनसे कि क्यों अमेरिका ने उन्हें खत लिखा था। तो ये कहना कि जी वो अमेरिकी साजिश वाले बयानिए से पीछे हट गए हैं, पहली बात तो इससे ये पता चलता है कि ये एक इंटरनेशनल जरीदे में अगर लिख रहे हैं तो इसी से पता चल जाता है कि वो कितना को पीछे हट गए हैं। उसमें तो वो सारी वजूहात तक बता रहे हैं कि अमेरिका उनसे आखिर नाखुश किस बात पर हुआ था। इसके साथ साथ जो दूसरी मेरी ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर कि अगर कोई ये समझ रहा था कि जी बहुत ये तासुर फैलाने की कोशिश भी की जा रही है मुख्तलिफ जर्नलिस्ट के तवस्सुत से कि जी वो डील करने के लिए बड़े बेताब हैं, वो तो अंदर अभी भी चाहते हैं कि किसी तरह डील हो जाए, तो इस तासुर को भी इस आर्टिकल ने जायल कर दिया है। उसकी वजह यह कि वो तो आज भी ये बात कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस सारी मुहिम के पीछे थी और अब भी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान साहब को वापस इक़्तिदार में ना आने दिया जाए और इसी वजह से हर हरबा भी आजमाया जा रहा है। तो इमरान खान साहब अगर उनसे डील करना चाहते या उनसे किसी किस्म की नरमी मांग रहे होते, उसके लिए कोई किसी हवाले से भी वो कोई फेवर चाह रहे होते, तो फिर वो ये सारा इल्ज़ाम आखिर इस्टेब्लिशमेंट पर आज भी क्यों डालते। तीसरी जो इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये कि ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि इमरान खान साहब ने तमाम तर चीज़ें ऑन रिकॉर्ड कर दी हैं। अब ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि कोई भी एक चीज़ जब रिकॉर्ड पे आ जाती है तहरीरी शक्ल में तो वो तारीख का हिस्सा बन जाती है। तो इमरान खान साहब ने एक ही आर्टिकल में यूं कह लीजिए कि समंदर को कूजे में बंद कर दिया और अभी तक की जो सारी डेवलपमेंट्स थी उनका एक बिल्कुल अच्छा सा खुलासा लिख दिया है जिससे सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं जो कल कलां को किसी भी सूरत हाल में इस्तेमाल हो सकती है कि देखें ये उस वक्त लिखा गया एक आर्टिकल है जिसमें ये बात तहरीर थी। मिसाल के तौर पर अगर इलेक्शन किसी तरह हो ही जाते हैं और वो बहुत बड़े पैमाने पर रिगिंग करते हैं उसमें, तो उस सूरत में भी ये तमाम चीज़ें जो आज शवाहिद की सूरत में दस्तयाब हैं ये कल आपके पास एज रिकॉर्ड जो है, एज ए सबूत जो है वो मौजूद होंगी। इसके साथ साथ इससे एक और बात ये पता चलती है कि इमरान साहब अभी भी एक जारहाना हिकमत अमली अपनाए हुए हैं, वो टूटे नहीं हैं या कमज़ोर नहीं पड़े हैं। इसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि इमरान खान साहब ने इस सारे सिस्टम को किस तरह से एक्सपोज कर दिया है। अंदरूने मुल्क तो किया ही है, लोगों में जो आज शऊर आ रहा है, जो लोग आज बात कर रहे हैं, वो तो ये उनसे तो पता चलता ही है कि इमरान खान ने किस तरह से इस बोसीदा निज़ाम को एक्सपोज कर दिया है। वहीं उन्होंने इस निज़ाम की तमाम तर खामियां उठा के बाहर भी रखती हैं कि ताकि सबको इसका आइडिया हो जाए कि किस तरीके से पाकिस्तान में हुकूमतें चलती हैं, गिरती हैं और फिर किस तरह से मनूवर किए जाते हैं इलेक्शन। तो ये सब कुछ अब जो है रिकॉर्ड पे आ चुका है। अब इमरान खान साहब ने ये जो आर्टिकल लिखा है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका शायद फौरी तौर पर तो कोई इम्पैक्ट उस तरह से नज़र ना आए कि जी एकदम कोई चीज़ें बदल तो नहीं जाएंगी, लेकिन बहरहाल इसका एक अगर कोई मुझे नज़र आता है कि मुश्किलात में इजाफा ज़रूर हो सकता है पीटीआई के, क्योंकि कुछ लोग जो अंदर खाने की कोशिश भी करते हैं कि पीटीआई के कुछ मामलात अदलिया के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी तरह बेहतर हो जाएं, तो जब इमरान खान साहब एक हार्ड लाइन लेते हैं जो कि शायद उनकी अभी तक की कामयाबी की वजह भी यही है,
तो उस वक्त फिर उनकी जो ऐसी कई ख्वाहिशात होती हैं उनको फिर कहीं ना कहीं धचका भी लगता है, कोशिशों को भी धचका लगता है और बात फिर वहीं पे खड़ी हो जाती है। और इसके साथ साथ अब इस आर्टिकल के हवाले से ये कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब का ये जो आर्टिकल है अब काफ़ी चूँकि इंटरनेशनली उनकी एक अहम शख्सियत है और लोग उनकी बात को सुनते हैं, उस पर फोकस करते हैं, उसकी हेडलाइंस बनती हैं, तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके हवाले से इमरान खान साहब का ये आर्टिकल मुख्तलिफ जगहों से कोट होता रहेगा। और इससे ये भी पता चलता है कि इमरान खान साहब जेल में बैठे ही अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से इंटरनेशनली भी इंगेज करना है लोगों को, और अपने मुल्क में तो जो स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं वो हमें नजर आ ही रही हैं। तो ये जनाब इमरान खान साहब का एक अहम आर्टिकल, इसका खुलासा मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि पीटीआई के वकला में क्या कंफ्यूजन चल रही है। पीटीआई के वकला में शेर अफजल मरवत साहब हमेशा ही से, जब से वो आए हैं एक दबंग एंट्री के साथ और हीरो सा एक उन्होंने आकर एक इंप्रेशन दिया है, तो उसके बाद से थ्रू आउट एक तनकीद की जद में भी वो रहे हैं कि जी वो कोई रॉन्ग नंबर है, आखिर उनको कैसे जलसे की इजाज़त मिल गई, अगर वो कैद भी हुए तो 2-3 दिन बाद कैसे छूट गए, और वो इतनी दबंग किस्म की गुफ्तगू भी कर जाते हैं, उनको आखिर इतनी खुली छूट कैसे है, वगैरह वगैरह। तो बहुत से लोग इस पे क्वेश्चन हमेशा ही उठाते रहे। इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब मुख्तलिफ वर्कर्स कन्वेंशन में अफवाज पाकिस्तान के हवाले से भी बड़ी प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो इस पर भी लोग कहते हैं कि शायद ये कोई इस्टेब्लिशमेंट का बंदा तो नहीं है जो कि उन्होंने आकर यहाँ पर प्लांट कर दिया है इमरान खान साहब के बिल्कुल करीब। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने उन्हें पार्टी में बहुत ही कम दिन की शमूलियत के बाद सीनियर नायब सदर जैसा अहम ओहदा भी दे दिया, जो कि बज़ाहिर नजर आता है कि इमरान खान साहब उन पर एतमाद करते हैं और इसके साथ साथ इमरान खान साहब को उनकी दिलेरी पसंद है। तो इन दो वजूहात की बिना पर जिस तरह से उन्होंने एक्टिवेट किया लोगों को, वर्कर्स कन्वेंशन में मोबिलाइज किया है खौफ के माहौल में, तो इमरान खान साहब उन्हें इसलिए काफ़ी एडमायर करते हैं, इसी वजह से उन्होंने उनको ये ओहदा भी दिया। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग उनको शकूक व शुबहात से भी देखते हैं। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि उनके कुछ इश्यूज डिसिप्लिन के हवाले से ज़रूर हैं। वो ये कि वो ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती भी हैं और उसके साथ साथ वो शायद बहुत हद तक कम्युनिकेट नहीं करते अपने बहुत टीम मेंबर्स के साथ। उस वजह से बाज़-औक़ात वो वक्त से पहले कुछ चीज़ें डिस्क्लोज कर जाते हैं। बाज़-औक़ात पॉलिटिकल साइंस को अगर आप गौर से देखें तो इसमें जो टाइमिंग है उसकी बड़ी अहमियत होती है। कोई बहुत अच्छा शॉट अगर आप बॉल टाइम किए बगैर पहले ही खेल डालें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अगर टाइमिंग ठीक हो तो एक बुरा शॉट भी बाज़-औक़ात बड़े अच्छे छक्के में तब्दील हो जाता है। तो शेर अफजल मरवत साहब को थोड़ा टाइमिंग का ध्यान भी रखना बड़ा ज़रूरी है। हर वक्त हर चीज़ कहने की नहीं भी होती। अच्छा पॉलिटिकल सियासतदान, सियासी शऊर रखने वाला वही होता है कि जो वक्त के हिसाब से भी बात करता है। ठीक है, जज्बात भी ज़रूरी हैं, लेकिन किसी वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान भी करना पड़ता है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब इस तरह की बेएहतियाती अक्सर कर जाते हैं और आज भी कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त जानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब की तरह वीडियोस भी चलाई, जिसमें मरीम नवाज साहिबा और बाकी जो PMLN के लोग हैं वो किस तरीके से अदलिया को और इदारों को तनकीद का निशाना बनाते रहे, वो भी चलाया। फिर अपने सारे कंसर्न्स भी रखे और सारा बताया कि किस तरीके से उन्हें दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है। तो बड़ा ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि आज ही लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये अहकामात आए हैं कि इमरान खान को भी चलाओ, उनका बयानिया भी चलाओ, उनकी तस्वीर भी चलाओ। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस खैर वो इमरान खान कर भी नहीं रहे थे, उनके नामजद चेयरमैन ही कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसको मीडिया चैनल में बिल्कुल किसी ने कट नहीं किया और कोई उसकी कवरेज नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जैसे ही वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फ्री हुए हैं तो उसी वक्त शेर अफजल मरवत साहब भी उसी दफ्तर में एंटर होते हैं और वो भी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। अब खबर ये आ रही है कि जी उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को इस मौके पर रोका, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने उनके रोकने के बावजूद भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब शेर अफजल मरवत साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बड़ी ज़्यादा एक चार्जशीट फ्रेम कर दी पूरी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर और ये कहा कि वो इमरान खान के बिहाफ पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ऊपर अदम एतमाद करते हैं। अब इसके ऊपर काफ़ी एक शोर गुल मच गया और उन्होंने कहा कि जी वो उनकी तज़हीक करते हैं, जो वकला पेश होते हैं PTI के उनकी वो तज़हीक करते हैं, तौहीन करते हैं। अगर उन्हें फ़ैसला नहीं भी देना हमारे हक़ में तो उन्हें तज़हीक करने का तो कोई हक़ नहीं है। आज वैसे सरदार लतीफ़ कोसा साहब ने भी इसके ऊपर बात की थी और सरदार के ऊपर जो उन्होंने एक क्वेश्चन किए थे और जो रिमार्क्स दिए थे चीफ जस्टिस ने, उसके ऊपर एहतजाज भी किया।
लेकिन यहाँ पर उन्होंने ओवरऑल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ जो भी उनके इश्यूज थे उनको रिकॉर्ड पर ले आए हैं। हम देख तो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनकी कंसर्न्स जायज नहीं है, ये बात तो सारे ही कह रहे हैं कि काजी फायज ईसा साहब जिस तरह से अदालत में पीटीआई के लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, जैसे उनके पिटिशंस का हाल हो रहा है, तो उसके बाद उनका एक जानिबदारी साफ नजर आती है। उस पर हम लोग भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उसका मतलब ये है कि उस पर अदम एतमाद कर दिया जाए? बहुत से लोग इसको यूं ट्रीट करने लगे कि जैसे उन्होंने कोई बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है कि जी हम तो अदालतों से इंसाफ की उम्मीद ही नहीं रखते, तो हम जा ही नहीं रहे। लेकिन मेरी जहां तक समझ में बात आती है, उनका मतलब ये नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक जज यानी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर अदम एतमाद का इजहार किया है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के और भी जज साहिबान हैं, तो वो भी उनके केसेस सुन सकते हैं। तो ये क्या वजह है कि पीटीआई के सारे केसेस क्या उन्होंने ही सुनने हैं? जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब मुसलसल पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ फैसले देते हैं, लेकिन फिर भी मुसलसल उनके केस सुने चले जाते हैं। और उधर भी इमरान खान साहब ने अदम एतमाद का इजहार किया, लेकिन उन्होंने उसको खातिर में नहीं लाया। अब इसी तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी हमें नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि क्या शेर अफजल मरवत साहब की बात को पार्टी पॉलिसी समझा जाए, और अगर ऐसा था तो फिर बैरिस्टर गौहर ने इसके ऊपर क्यों बात नहीं की? दूसरी चीज ये है कि अगर शेर अफजल मरवत साहब को इमरान खान साहब ने कोई खुसूसी हिदायत दी भी है कि जी काजी फायज ईसा साहब के ऊपर जो है आपने ये बात करनी है, अदम एतमाद करना है, तो इसका तरीका ये नहीं है कि आप मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इसका तरीका ये है, क्योंकि ये हम देखते हैं आम मामूल की बात है कि अक्सर जज साहब पे एतबार ना हो तो कोई वकील जाके कह देता है कि भाई आप पर एतबार नहीं, आप केस से अलग हो जाएं। तो ये मामला फिर कोर्ट के अंदर तय होता है, ना कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अगर शेर अफजल मरवत साहब चाहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा उनका कोई केस ना सुने, पीटीआई का कोई केस ना सुने, तो ये बात तो फिर अदालत में जाकर दरख्वास्त देनी पड़ेगी और वहां पर करनी पड़ेगी। मीडिया में उसका करने का कोई फायदा नहीं है। तो बहरहाल अब इस सारी कहानी के बाद फिर से ये सिलसिला शुरू हो गया कि काजी फायज ईसा साहब से ही आपके केसेस चलने हैं आगे, और उन्होंने आपके मुख्तलिफ केसेस के फैसले भी देने आने वाले दिनों में। और अगर आप उनको ही अपने खिलाफ इतना नाराज कर लेंगे तो फिर जो थोड़ा बहुत रिलीफ भी मिलना है उसका भी इम्कान तकरीबन खत्म ही हो जाएगा। वैसे तो रिलीफ वैसे भी नहीं मिल रहा, लेकिन अगर कोई एक आधा फैसला अदालतों से आ भी जाता है आपके हक में, तो बात यह कि अगर आप फिर अदालतों पे जरूरत से ज्यादा चढ़ाई कर देंगे तो वो भी फिर आपके कहीं खिलाफ ही ना हो जाए। तो आप सबको एक साथ दुश्मन बना के तो नहीं चलते हैं, जंग का उसूल है, सबको एक साथ सारे महाज तो नहीं खोल लिए जाते। तो मेरा ख्याल है अदलिया के ऊपर ठीक है, जो जरूरी तनकीद है वो तो उनके फैसलों पर होती है और उसको रिकॉर्ड पे भी लाना चाहिए, लेकिन ना तो अदलिया का बॉयकॉट होना चाहिए और ना ही आप ये कह सकते हैं कि उनके साथ कोई नई महाज आराई शुरू कर ली जाए। तो बहरहाल देखते हैं जी अब इस मसले का क्या हल निकलता है। मुझे तो लगता है कि बाद में सब एक ही हो जाते हैं। उसके बाद एक तस्वीर भी ट्विटर पे चल रही है जिसमें बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत साहब साथ साथ बैठे हैं, चाय पानी भी पी रहे हैं, तो ये सब भी है। लास्टली इमरान खान साहब ने कल एक इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को मुखातिब करते हुए बात की कि जनाब आप मेरे ऊपर इलेक्शन कमीशन वाले तौहीन लगाने आ गए हैं, खुद आपने इलेक्शन नहीं करवाए आइन के मुताबिक, और जिस तरीके से आपने एक पार्टी के खिलाफ एक पूरी एक महाजराई शुरू की हुई है, तो आपके ऊपर तो बल्कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इमरान खान साहब ने ये जब गुफ्तगू की तो उसको आज जियो की तरफ से यूँ रिपोर्ट हो रहा था कि जी इमरान खान साहब ने धमकी लगा दी इलेक्शन कमीशन को और कहा कि जब मैं इक़्तिदार में आऊंगा तो तुम सब पे आर्टिकल 6 लगेगा। तो कितना फर्क है इसमें, यानी एक आप राय देते हैं कि इस पे तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए और एक आप ये कहते हैं कि मैं लगा दूंगा। तो इन दो बातों में फर्क है। लेकिन यहाँ पर हमें एक अगेन वही सहाफती बदयांती नजर आती है कि बात को किस तरह से ट्विस्ट किया गया और किस तरीका का उसको रंग दिया गया और फिर ये कहा गया कि जिन्होंने धमकी लगा दी और ये कर दिया और वो कर दिया। तो इमरान खान साहब को जानबूझकर भी इसी किस्म का एक तासुर बनाने की कोशिश की जाती है कि जैसे वो किसी को नहीं छोड़ेंगे और बस वो वापस आ गए तो कोई मॉन्स्टर बन जाएंगे। तो ये जानबूझ के भी मीडिया की तरफ से आप देखें कंटिन्यूसली कभी जावेद चौधरी साहब डराने बैठ जाते हैं, कभी कोई और साहब आ जाते हैं ये बताने के लिए कि जनाब इमरान खान तो बड़ा खौफनाक और खतरनाक होगा अगर वो वापस इक़्तिदार में आ गया। तो ये एक डेलिब्रेट सा उनका इमेज जो है वो बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मैं वैसे इसको नहीं मानती कि ऐसा कुछ है। एक दो खबरें छोटी छोटी दे दूं जी। NA 72 से गुलाम अब्बास साहब के कागजात मंजूर हो गए। पीटीआई के रहनुमा
इलेक्शन लड़ सकेंगे। और दूसरी तरफ एक इंटरेस्टिंग खबर है कि मखदूम शहाबुद्दीन साहब जो कि एंकर पर्सन भी रह चुके हैं, व्लॉगर भी हैं मारूफ और काफ़ी उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने भी सियासत के मैदान में एंट्री मार दी है। सरगोदा से NA 76 और NA 75 में उन्होंने कागजात नामजदगी चुपके जमा करा दिए थे और वो अब मंजूर भी हो चुके हैं। तो नौजवान सहाफ़ी हैं और उन्होंने भी सोचा है कि उन्होंने सियासत में हिस्सा लेना है, इलेक्शन लड़ना है, तो वो भी अब मैदान में उतर गए हैं। तो वी जस्ट से हिम के भाई बेस्ट ऑफ लक और उनके लिए बेस्ट विशेज़। लेकिन एक इंटरेस्टिंग इस दफ़ा का इलेक्शन है कि बहुत सारे ऐसे गैर रिवायती लोग भी अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये देखना होगा कि लोग उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या वाकई वो रिवायत से हटकर लोगों को असेंबली में पहुंचाते हैं या नहीं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।